हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर तक हमने एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उस पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं उसकी 4 वॉल लेयर्स उनके बारे में पढ़ा। देखिए, जो 4 वॉल लेयर्स, जो 4 लेयर्स हमने एंथर की पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो पढ़ी थी, उसके बीचों बीच में एक टिश्यू था जिसका नाम था माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, या सिंपल कहें स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी से रिलेट करेगा ये टॉपिक। जो हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में इस तरह से हमने सेक्शन कट करके देखा एंथर का, और चारों कॉर्नर पे हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिली। हमने देखा कि वहाँ पर 4 लेयर, जितनी भी माइक्रोस्पोरेंजियम है ये चारों तरफ, उनमें 4 वॉल लेयर्स होती हैं और उनके बीचों बीच में क्या था, हमारा डिप्लॉयड टिश्यू। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट, जिसकी हर एक सेल में कितने हैं, 2-2 सेट क्रोमोसोम के हैं। तो इसकी क्या, हर एक सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। तो ये जो टिश्यू था इसका नाम था माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और देखिए इसकी हर एक सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। अभी डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड सेल यहाँ पर कैसे काम करती है, ये पोलन मदर सेल या फिर कहें माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसका मतलब है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन की प्रोसेस। अब जब हम माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं या पोलन बोल सकते हैं, बात एक ही है। जब भी हम माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख देंगे। पोलन अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो पोलन मदर सेल वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, बात एक ही है। अभी ये जब भी मदर सेल की बात आती है, भाई पोलन मदर सेल यानी कि किसकी, वो पोलन मदर सेल है तो मतलब किसी मदर तो होगी। तो मदर के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि पोलन मदर सेल है तो पोलन मदर सेल के बच्चे कौन होंगे, पोलन होंगे। ऐसे अगर हम बात करें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इसके बच्चे कौन होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे। तो ये जो क्या है, एक तरह की हमारी मियोसाइट है, और मियोसाइट में क्या होते हैं, अपने मियोसिस होती है, जिससे हैप्लॉइड सेल्स आगे चल के बनती है। तो इसी में हम क्या बात करते हैं कि इनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होके हर एक मदर सेल में मियोसिस होने से 4-4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये हर एक जो सेल यहाँ पर होगी ये मदर सेल की तरह काम करेगी, और इन्हीं में हर एक सेल में, अगर इस सेल में मियोसिस हो रहा है तो 4 पोलन ग्रेन इससे बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन इससे बनेंगे, 4 इससे बनेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बोल सकते हैं हम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर कैसे, हैप्लॉइड है। देखिए माइक्रोस्पोर वर्ड इस्तेमाल किया तो इसकी मदर को क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड बाय मियोसिस। भाई मियोसिस करा के हमने क्या किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन बनाए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी तक तो क्लियर है आपको, कहाँ हो रही है, ये एंथर के अंदर जो पोलन सैक है यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वहां पर उनके अंदर हो रही है। ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, पोलन मदर सेल ये है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल ये है, जो कि डिप्लॉयड है, मियोसाइट की तरह बिहेव करेगी। अब यहाँ पर मियोसिस होगी। अब मियोसिस आपने 11th क्लास से पढ़ा है कि 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार देख लें। अब यहाँ से क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 सेल बनी, अब ये 2 सेल बन गई, 2 हैप्लॉइड सेल, यहाँ से दोनों ही क्या हो गई है, ये हैप्लॉइड हो चुकी है यहाँ। ठीक है, ये हैप्लॉइड है, पहले ही डिवीजन में हैप्लॉइड हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चल के मियोसिस सेकंड होगा, इससे क्या बनेंगे, हमारी ये जो 2 सेल हैं ये 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ये बन गई है हमारी 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई है।
तो यही हमारे पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स होंगे। शुरुआत में ये आपस में जुड़े रहते हैं, शुरुआत में ये ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोल दे या पोलन टेट्रेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक है, 4 बन गया है, गोल बनाया सर्कुलर। जबकि मेगास्पोर की जब हम बात करेंगे वहां पर लीनियर टेट्रेड बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, अब ये टेट्रेड बन गया है और आगे चल के क्या होगा, इससे ये चारों पोलन ग्रेन यानी कि चारों माइक्रोस्पोर्स अलग सेपरेट हो जाएंगे। अभी जुड़े हुए क्यों हैं, बाद में अलग क्यों हो जाएंगे, ये भी देखते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक के बनने की, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और याद रखिएगा आप कि जब देखो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, गैमीट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट के बारे में हम पढ़ेंगे कि बनना है। तो देखिए जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन बनेगा इसी के अंदर क्या है, आगे चल के मेल गैमीट्स भी बनेंगे। इसलिए पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। आगे बात करेंगे उसकी। तो ये क्या बन गए हमारे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, या फिर कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स। ये बन गए हमारे। अब यहां पर एक ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए यहां पर ये स्टार्टिंग में ये आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको टेट्रेड की फॉर्म में, बाद में अलग हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एक लेयर होती है कैलोज। ठीक है, तो कैलोज लेयर की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि बाद में अलग अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर बाद में कैलेज एंजाइम आ जाता है, और ये कैलेज एंजाइम कौन रिलीज करता है, ये टपेटल सेल्स करती हैं। टपेटल सेल्स लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एंजाइम हार्मोन सब रिलीज करती है, टपेटम जो लेयर होती है। तो ये क्या करती है, कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। जब उसकी भाई डेवलपमेंट हो रहा होता है पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन का, तो ये रिलीज कर दिया इसने, और करने के बाद में क्या हुआ, इस तरीके से ये कैलेज एंजाइम कैलोज लेयर को डिसॉल्व कर देगा, और यहाँ से ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से एक माइक्रोस्पोर को अगर हम लेते हैं तो ये कुछ हमें एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें बाहर की जो लेयर है वो एक्साइन है, अंदर की जो लेयर है वो इंटाइन है, और इंटाइन के बाद में उसकी क्या आ जाती है, इस माइक्रोस्पोर की सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि खुद एक सेल ही तो है ये, तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ इंटाइन है, फिर उसके बाद में एक्साइन है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये तो रही प्रोसेस की बात। अब एक सिंगल माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रेन है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, और क्या इसके अंदर मेन जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। आप देखिए इजी तरीके से बिल्कुल। अब यहां पर हमने कहा कि ये रहा मान लीजिए हमारा पोलन ग्रेन, अभी मैच्योर नहीं है, जस्ट अभी बना है। ठीक है, तो मैच्योर नहीं, मैच्योर की भी बात करेंगे कि मैच्योर होता कैसे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के बारे में हम देखते हैं। तो पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स है इसके, हम कह सकते हैं ये पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट दी फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। अब गैमीटोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट यानी गैमीट प्लस फाइट, यानी गैमीट वाला प्रोड्यूस करने वाला प्लांट। तो यानी यहाँ पर क्या है कि मेल गैमीटोफाइट की पहली सेल पोलन ग्रेन है। इसका मतलब साफ है कि पोलन ग्रेन में आगे चल के मेल गैमीट्स बनेंगे। एनसीईआरटी में इसका जो डायामीटर है, सीधा डेटाबेस जो होते हैं इसका ध्यान रखना, डायामीटर जो है इसका वो दिया है 25 to 50 माइक्रोन मीटर। ठीक है, ये इतना डायामीटर इसका दिया है। अब इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो ये कैसा है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर।
भाई जो एंथर था, माइक्रोस्पोरेंजियम थी, वो 4 वॉल लेयर, जबकि ये कैसा है, ये दो इसकी वॉल है, 2 लेयर इसमें होती है। ठीक है, 2 लेयर कहें या 2 वॉल इसमें है, जिसमें बाहर की जो होती है, एक होती है आउटर, ठीक है, और एक हो गई इनर। ये जो आउटर वाली है इसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्साइन। और ये अंदर वाली है, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है। इनर वाली को क्या बोलेंगे, इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो हार्ड लेयर है, जबकि ये थिन एंड इलास्टिक, प्लस आप बोल सकते हो सॉफ्ट, ये हार्ड नहीं है। अब पूछेंगे हार्ड क्यों है ये हार्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। स्पोरोपोलेनिन कौन रिलीज करता है, टपेटम सेल्स। टपेटल सेल्स जो रिलीज करती, इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ा था। जैसे जैसे हमारे पोलन ग्रेन्स बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये टपेटल सेल्स क्या करती है, मान लीजिए ये टपेटम लेयर है अपनी, और ये क्या करती है, यहाँ से स्पोरोपोलेनिन को रिलीज करती है अंदर की तरफ। तो ये स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर चल के पोलन ग्रेन की क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है। यानी कि साफ साफ है कि जब पूरी एक्साइन बन जाएगी, दोनों लेयर पूरी बन जाएंगी, तो टपेटम जो लेयर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ 2 वॉल लेयर ही बचती है, टपेटम लेयर और मिडिल लेयर खत्म हो जाती। तो हमने क्या कहा कि आउटर एक्साइन है, हार्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन कैसा है, ये रेसिस्टेंट मटेरियल है, रेसिस्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, हाईली रेसिस्टेंट सब्सटेंस। मैं पूरा लिख देता हूं, हाईली रेसिस्टेंट सब्सटेंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे रेसिस्टेंट, सबसे जिसका रेसिस्टेंस का मतलब है जिसको डिग्रेड ना किया जा सके, वो ये सब्सटेंस है। इसको ये कोई एसिड, कोई एल्किल, कोई एंजाइम और किसी टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है। मान लीजिए हमने क्या कहा है कि ये पोलन ग्रेन जो है, जो इसकी ये जो एक्साइन है, ये एक्साइन काफ़ी हार्ड होती है। ये काफ़ी हार्ड होती है, किसकी वजह से है, वो है स्पोरोपोलेनिन की वजह से। एक तो हार्ड होती है, प्लस हम कह सकते हैं ये ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल लेयर है। ऑर्नामेंटल का मतलब नॉर्मल में सजावटी कहते हैं, यहाँ पर मतलब क्या है कि जो उबड़ खाबड़ यानी कि खुरदरी टाइप नहीं होती, ठीक है, जैसे भाई रफ सरफेस जैसा रहता है। जैसे आप बोलते हैं कि जैसे वो कार्विंग वर्क जो होता है, जैसे या फिर नक्काशी जब आप बोलते हैं पत्थर के ऊपर करते हैं, तो पत्थर पे कभी ऊपर नीचे उभार होते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई लेटर होते हैं, कोई प्रिंट छपा हुआ होता है किताब के ऊपर, बुक के ऊपर, हाथ फेरते तो आपको लेटर उभरे हुए दिखाई देते हैं। उसके पता लगता है कि हाँ कि ये ऊपर की तरफ, जैसे कार्ड छपते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो आप उस पर हाथ जब टच करते हैं तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरफेस से उभरा हुआ है। तो उस तरह का जो यहाँ पर क्या है कि ये सरफेस, ये ऑर्नामेंटल का मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं सरफेस ऊपर को, कहीं नीचे से, इस तरह से इसमें रहते हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्या रहती है, स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर है, ये जो एक्साइन है, बीच बीच में ये नहीं होती। और जहां पर नहीं होती उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर के ऊपर CBSE 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको वीडियो के लेक्चर के लास्ट में जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं इस टॉपिक से, वो आपको मैं लिख दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देंगे। प्लस साथ में इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उनके प्रैक्टिस के लिए लास्ट में मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो
ये रहा यहाँ पर। तो स्पोरोपोलिन हमने क्या कहा कि हाईली रेसिस्टेंट सब्सटेंस है। और दूसरी बात आपसे सीधा पूछे कि ये एक्साइन कैसी लेयर है, बोलेगी हार्डेस्ट लेयर है, हार्ड लेयर है, आउटर लेयर है, स्पोरोपोलिन की वजह से हार्ड होती है ये। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी एंजाइम कोई किसी पीएच पे यानी किसी एसिड किसी बेस के थ्रू ये जो कि डिकम्पोज हो जाए। और इसी वजह से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉसिल के और जो पोलन के जो फॉसिल्स हैं वो अच्छी कंडीशन में क्यों मिलते हैं। तो आप लिखेंगे उसका आंसर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इन एक्साइन द फॉसिल ऑफ पोलन्स आर ऑलवेज फाउंड इन गुड कंडीशन। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्पोरोपोलिन की वजह से ही जो माइक्रोस्पोर हैं, जो पोलन्स हैं, उनके फॉसिल काफी अच्छी कंडीशन में मिलते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये थी इसकी आउटर लेयर जो कि है एक्साइन। और इसमें देखिए मैं समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ साथ में, और फिर भी आपको अगर हैंड रिटन नोट्स पूरे डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जैसे पहले मैंने बताया था लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर ये थिन इलास्टिक सॉफ्ट लेयर इंटाइन की बात करते हैं। अब ये बनी किस, जैसे वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है एक्साइन, ये किसकी बनी है, ये बनी है सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये भी पूछ लेता है, एमसीक्यू में ज्यादातर पूछते हैं कि इंटाइन किसकी बनी होती है, पोलन ग्रेन की। तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ऐसा कोई हार्ड सब्सटेंस वहां पे जैसे इसमें था ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उसी को मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये रहा हमारा जैसे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है, अब बीच बीच में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अपनी ये जो एक्साइन है ये नहीं है। अंदर की तरफ से कौन है, अंदर की तरफ से कौन है, इंटाइन है। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, अभी इसका पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर का, तब हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। और जब इसके अंदर पानी चला जाएगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये फूलेगी। फूलेगी तो ये तो हार्ड है। जैसे हम बोलते हैं साइकिल का जो टायर होता है या बाइक का जो टायर होता है या फुटबॉल होती है, ऊपर की लेयर कैसी है फुटबॉल की, हार्ड होती है, लेकिन अंदर जो ब्लैडर है उसका जो बैलून टाइप स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है। कहीं से अगर फुटबॉल अगर फट जाती है तो ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर वहीं से ऐसे निकल के आ जाता है बाहर। तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर जब प्रेशर पानी को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी तो ये हार्ड लेयर जो ऊपर की ये तो जो कि तो रहेगी, ये तो हार्ड है, लेकिन अंदर की जो सॉफ्ट लेयर है वो क्या करेगी, वो बाहर निकल कर जाती है ऐसे पोलन ट्यूब की फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब एक्चुअल में किसका एक्सटेंशन है, तो आप बोलेंगे कि ये एंटाइन का एक्सटेंशन है, ना कि एक्साइन का। ठीक है, और बना किसका होता है एंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल इसके पोलन ग्रेन के बारे में। लेकिन पोलन ग्रेन का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो जनरल सा मैंने इसके बारे में बताया, अभी पूरा देखिए आप। हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा कि पोलन मदर सेल थी, या बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इसमें मियोसिस हुआ था, मियोसिस फर्स्ट। तो हमारी कितनी 2 सेल बनी थी। उसके बाद में मियोसिस सेकंड हुआ तो हमारे क्या बना था, क्या बना, पोलन टेट्रेड बना था। ये टेट्रेड बन गया था पोलन। पोलन टेट्रेड में पूछे कि हर एक सेल की प्लॉइडी क्या है, तो आप बोलेंगे हर एक सेल यहाँ पे कैसी है, हर एक सेल 4 है, तो चारों कैसी है, हैप्लॉइड है। उसके बाद में क्या था, ये सब कैलेज एंजाइम आने के बाद में सब अलग अलग हो गए थे। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे चल के क्या होगा, ये डेवलप होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, और आगे चल के ये क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तब जाके हम बोलेंगे इसको मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखो सिंगल पोलन जो यहाँ बना हमारा, जो भी मैच्योर नहीं है, उसको बोला हमने फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है वो एक तरह से मान लीजिए अगर मेल जो लड़का पैदा हुआ है, आगे चल के क्या होगा, आगे चल के उसमें स्पर्म बनेंगे, लेकिन अभी जस्ट पैदा हुआ है तो अभी उसको कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए।
ऐसे ही जस्ट ये नया बना है, अभी ये गैमीट इसमें नहीं बने, अभी नहीं बन सकते, लेकिन इसको मैच्योर होना पड़ेगा, डेवलप होना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे एक लड़का है तो वो अभी पैदा हुआ है, तो उसको जितना कई साल उसको लगेंगे स्पर्म बनाने तक उसकी बॉडी में, तो वो जो डेवलपमेंट है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर कि इस पोलन, सिंगल पोलन से ये पूरा मैच्योर पोलन कैसे बने, ठीक है, यही हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर। यानी कि हम बोल सकते हैं, मैं टॉपिक का नाम ले लेता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहां से या ये वाली जो सेल है, मैं इसी एक सिंगल सेल को यहां से मैं शुरू करता हूं। तो हमने अभी देखा था कि हमारे पास में आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें कुछ वैक्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर जब मैच्योर होना होता है तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या होगा कि मैच्योर होते होते इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस जो है थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर क्या होगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन, अब मियोसिस हो चुका है, एक बार जब किसी सेल में मियोसिस हो जाता है तो दोबारा मियोसिस उसमें नहीं होता। इनमें भाई डिप्लॉइड सेल से जब एक बार हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी तो हैप्लॉइड सेल में दोबारा मियोसिस नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। तो मियोसिस होने के बाद में ये हैप्लॉइड सेल्स है, अब यहाँ पर क्या होता है कि माइटोसिस होगा, ठीक है। अब ये माइटोसिस में हुआ नॉर्मली, और ये कैसे होगा कि ये होता किस तरीके से, देखो ध्यान से देखना, ये अलग तरह का है, सिंपल तरह का माइटोसिस नहीं होगा सेल डिवीजन। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है स्पिंडल, यानी सेल भी डिवाइड करती है, तो स्पिंडल बनते हैं, मेटाफेज प्रोफेज इस तरह पढ़े ना, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, तो स्पिंडल बनते हैं। तो ऐसे यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होंगे, स्पिंडल बनेंगे। लेकिन ये स्पिंडल कैसा है, ये स्पिंडल एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल मतलब बराबर नहीं है, यानी कि एक तरफ से तो बड़ा एरिया जा रहा है और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, छोटा ही एरिया आ रहा है, जिस वजह से यानी ये क्या बना है, ये है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बने हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो न्यूक्लियस बनेंगे वो भी कैसे, बड़ा और छोटा बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिमेट्रिकल स्पिंडल होने की वजह से हमारे पास जो दो सेल आएंगी यहाँ पर, वो भी कैसी होंगी, वो भी बड़ी और छोटी होंगी। तो यहाँ पर एक ये आ गई दो सेल डिवाइड होने के बाद हमारी, तो ये क्या होगी ऊपर वाली, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये क्या होगी हमारी, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब यहाँ से प्लॉइडी पूछ ले आपसे, भाई प्लॉइडी क्या है, वेजिटेटिव, तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, के ऊपर हैप्लॉइड से बने हुए आ रहे हैं। और ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर एक्साइन है और ये क्या है अपनी इंटाइन, इस तरीके से होता है। तो आपके जैसे इस 2024 में भी क्वेश्चन आया था कि भाई मेल गैमेटोफाइट का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना था। अब बच्चे उस पर कुछ के कुछ डायग्राम बना रहे, कोई पोलन का वो जो TS है, 4 वॉल लेयर्स जो है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टपेटम, वो बना रहे हैं, लेकिन बनना ये डायग्राम था। चाहो तो आप इसको और इसको आप क्लियर कर सकते हो, जिसमें आप इंटाइन और एक्साइन को अच्छे से दिखा सकते हो, जर्मपोर को अच्छे से दिखा सकते हो। ये मान लीजिए ये बाहर वाली कौन सी है अपनी, ये ऑर्नामेंटल लेयर है, ये कौन है, ये अपनी एक्साइन है, ठीक है। अभी ये जो अंदर वाली है अपनी, यहाँ पर ये अंदर वाली जो लेयर होगी इसके, ये कौन सी है, ये इंटाइन है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको इसको अलग से दिखा दीजिए। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। देखो वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं, तो वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस या बोल सकते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में कौन पड़ी रहती है, हमारी जनरेटिव सेल पड़ी हुई होती है यहाँ। ठीक है, जिसकी शेप जो होती है हल्की स्पिंडल जैसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। स्टार्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये जनरेटिव सेल है ये इसकी वॉल से ही चिपकी हुई रहती है वेजिटेटिव की, बाद में इससे अलग होके ये साइटोप्लाज्म में आ जाती है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल पड़ी हुई रह जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो ये बना देना था आपको इस साल जो एग्जाम में आया था, चाहे ये बना देना। तो ये अपना क्या बना, ये बन गया अपना मैच्योर, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, ये पोलन ग्रेन बना है। तो एक्चुअली ये वाला जो सारी प्रोसेस है अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ हो रही है, तो अभी भी आप कहेंगे कि ये वाली प्रोसेस कहाँ, यहाँ तक कहाँ हुई थी, एंथर के अंदर ही हुई थी, और ये भी यहाँ तक भी कहाँ है, एंथर के अंदर ही हुई है। लेकिन अभी भी ये पूरा मैच्योर गैमेटोफाइट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर क्या नहीं हुआ। देखो जनरेटिव सेल से ही आगे चल के मेल गैमीट बनेंगे, लेकिन यहाँ पर इसने मेल गैमीट अभी नहीं बनाए हैं। यानी कि ये जो डायग्राम अपना है ये किसका है, ये पार्शियली, इसको बोलेंगे हम पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमीटोफाइट। और आपसे पूछे तो कहाँ बना है ये एंथर के अंदर बना है, यानी हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन से पहले बना है। तो हम बोल सकते हैं कब बना है, बिफोर पॉलिनेशन इन एंथर, या फिर बोल सकते हैं पोलन सेक्स। पॉलिनेशन से पहले एंथर के अंदर बना है, यानी कि जो ये था ना अपना एंथर था, इसमें बने हैं, यहां पर बने हैं। ठीक है, यहां पर बने, ठीक है। और जब एंथर फटने वाला होगा तो यहां से ये सारा बीच का जो स्ट्राइल टिश्यू होता है ये खत्म हो जाता है। लास्ट लेक्चर में बताया था, ये खत्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक ही बन जाता है। यहां से एंथर फटेगा और ये पोलन ग्रेन इस स्टोमियम एरिया से बाहर आ जाते हैं। बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि भाई एंथर, मैच्योर एंथर के अंदर दो तो लेयर बचती है, एपिडर्मिस एंडोथीशियम, और साथ में ही दो हमारे क्या बचते हैं, दो हमारे ये इधर चार जो एंथर पोलन सैक थे, वो 4 स्पोरेंजिया थी, वो कितनी, दो ही रह जाएंगी बस। ठीक है, अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन जो हमारा बाहर निकला है वो एक्चुअल में इस स्टेज में निकला है, और उसमें कितनी सेल्स है, 2 सेल है। तो हम इसलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ऊपर अभी, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन्स आर शेड इन 2-celled कंडीशन। इसको भी हटा देता हूं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड इन 2-celled स्टेज कंडीशन, ये वाला। तो 60% एंजियोस्पर्म पोलन्स आर शेड, यानी कि पोलर एंथर से जो बाहर निकलते हैं उसको बात हो रही है, पोलन्स आर शेड इन 2-celled कंडीशन या स्टेज। 2 सेल कौन कौन सी, एक वेजिटेटिव, दूसरी जनरेटिव, ये 2 ही सेल तो है कंडीशन इसमें निकला है। ठीक है, और बाकी की जो है, बाकी के बचे में जो रिमेनिंग यानी 40% के आसपास, इन रिमेनिंग स्पेसेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, उसमें कितना होता है, उसमें पोलन्स जो निकलते हैं, पोलन्स आर शेड इन 3-celled कंडीशंस, 3 सेल वाले में निकलते हैं। और वो 3 सेल कैसी है, उसमें क्या होगा कि जो ये जनरेटिव सेल है
वहां पर ये जनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड करके यहीं पर क्या बना देती हैं, 2 मेल गैमीट यहीं पर बना लेती हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगी क्या, एक तो हो जाएगी वेजिटेटिव सेल और 2 हो जाएंगे 2 मेल गैमीट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 सेल वाले स्टेज में निकलती है, यानी कि यहाँ से बाकी की जो स्पेसीज हैं ये वाली, इसमें लगभग मैच्योर पोलन ग्रेन यानी कि मैच्योर मेल गैमीटोफाइट की फॉर्म में ही वो बाहर निकलता है। ठीक है, इस वाली स्पेसीज में 60% के अलावा क्या बोला कि लगभग जो मैच्योर पोलन मैच्योर मेल गैमीटोफाइट है, यानी गैमीट के साथ वाला स्ट्रक्चर ही एंथर से फट के बाहर निकलता है डायरेक्टली, सीधा सीधा। लेकिन जो ये वाले हैं इसमें 2 सेल वाली स्टेज में जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल की कंडीशन में फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये बात आती है। अब बात ये है कि भाई ये 2 सेल की स्टेज में बाहर निकलता है, तो बाकी मेल गैमीट उसमें कब बनेंगे और कहाँ बनेंगे जाके। तो हमने कहा था कि ये जो 2 स्टेज में जो बाहर निकलता है, ये इतनी जो डेवलपमेंट हो गया है ये एंथर के अंदर हुआ है, पॉलिनेशन से पहले हुआ है। अब पॉलिनेशन के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो जाएगा और एंथर से, यानी कि ये जो बनाया था एंथर से जब यहाँ से पोलन्स बाहर निकलेंगे, ये किस स्टेज में अभी, ये 2 स्टेज, वो 2 सेल वाली स्टेज में है। ठीक है, ये कौन सी है अपनी, 2 सेल वाली स्टेज में है। इसमें कौन कौन सी है अपनी, एक तो कौन सी थी, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, जनरेटिव सेल। कभी कभी इन दोनों सेल में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ध्यान याद रखिए, बड़ी कौन सी है, बड़ी है वेजिटेटिव, तो बोलेंगे ये लार्ज सेल है, और ये कैसी है, स्मॉल है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, वो न्यूक्लियस इर्रेगुलर शेप का है। देखिए, तभी मैं बार बार इसको कैसे बना रहा हूं, ऐसे इर्रेगुलर शेप का है वेजिटेटिव सेल का, जबकि इसका कैसा है, छोटा है, और किसमें, इन्वॉल्व इन सिनगैमी। ये क्योंकि आगे चल के गैमीट बनाएगा, और गैमीट बनाएगा तो वो फ्यूज होंगे, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होने को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब ये तो सिनगैमी में फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो ये किस में, ये इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल में क्या है, रिजर्व फूड, यानी कि फूड है इसके अंदर, जो क्या करेगा, पोलन का जो डेवलपमेंट होना है ना पूरा पूरा, भाई अगर ये आगे चल के ये जनरेटिव सेल से मेल गैमीट भी बनेंगे, तो उसके लिए भी तो फूड चाहिएगा, पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, उसके लिए भी फूड चाहिएगा। ये क्या करता है, ये रिजर्व फूड इसके अंदर होता है वेजिटेटिव सेल में, जो क्या करती है, किसके लिए यूज होता है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो शेप है ये स्पिंडल शेप होती है जनरेटिव की। तो मेन आपको ये है, 2-3 इसके ध्यान रखना, ये बड़ी होती है, वो छोटी होती है, इसमें रिजर्व फूड स्टोर रहता है वेजिटेटिव में, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिजर्व फूड स्टोर करके रखती है, ये पोलन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जबकि जनरेटिव सेल सिनगेमी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी, और स्पिंडल शेप की जो है वो होती है। ठीक है, तो ये तो था, इसमें बीच में टॉपिक मेरे ध्यान आ गया था ये कि दोनों में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि भाई जब ये पोलन ग्रेन निकले हैं, इन 2 स्टेज में निकलने के बाद में मान लीजिए इसको फ्लावर पे पहुंच गया और स्टिग्मा पे ऐसे पहुंच गए आप, यहाँ पर पहुंचने के बाद जो पोलन्स है, यानी कि हम बोलेंगे आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद में जो पोलन्स हैं, पोलन कैसे है, 2 स्टेज में, कौन सी थी, क्या बोल रहे थे कि पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमीटोफाइट, इस कंडीशन में है। 2 सेल है ना इसके पास, 2 सेल इनके पास है, वेजिटेटिव और
जनरेटिव। अब ये पोलन जो है, पोलिनेशन के बाद में कहाँ पहुंच गए ये? लैंड ऑन स्टिग्मा। अभी ये स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे आके लैंड हो गए। लैंड होने के बाद में क्या करेंगे? एब्जॉर्ब वाटर, शुगर, या सीधा बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम स्टिग्मेटिक सरफेस। कर लिया। करने के बाद में क्या होगा कि भाई ये पोलन है, ठीक है। अभी जो हमने बताया था कि पोलन है, बाहर की जो लेयर होती है वो एक्साइन है, काफ़ी हार्ड है, वो अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं करेगी अब। लेकिन बीच बीच में क्या कहा था कि बीच बीच में जगह खाली होती जिनको जर्म पोर बोलते हैं। वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो अंदर से फूलेगी। फूलेगी तो ये वाली चीज़ तो जो एक्साइन है वो तो जो कि तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन प्रेशर की वजह से अंदर का जो मटेरियल बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से क्या होगा? ये ऐसे बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? इंटाइन बाहर आ जाएगी पोलन ट्यूब की फॉर्म में। तो एब्जॉर्ब शुगर, ठीक है, और इससे क्या होगा? इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की फॉर्म में वो बाहर आ जाएंगी। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि यहां पर क्या था हमारा? भाई ट्यूब न्यूक्लियस, और ये क्या थी हमारी? जनरेटिव सेल। सबसे पहले ये आता है जो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस, वो सबसे पहले आएगा और टिप की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर बाकी साइटोप्लाज्म प्लस ये इसका साइटोप्लाज्म और ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर न्यूट्रिशन देते हुए ये पोलन ट्यूब भी बाहर बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे क्या करेगा? ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो क्या हो जाएगा? वो डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये वाली जो सेल है, जनरेटिव सेल है, वो यहाँ पर आएगी। इसमें माइटोसिस होगा। जो 40% जो बचे थे उनमें तो पहले हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होके क्या? यहाँ पर 2 मेल गैमीट बनेंगे। 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे, यानी कि हम बोलेंगे क्या? ये हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि भाई जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस कम्स इन पोलन ट्यूब, न्यूट्रिशन देते हुए डीजनरेट हो जाएगा। सीधा लिख देता हूं, डीजनरेट, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा? जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा, और ये क्या करेगा? माइटोसिस से डिवाइड होगा, और क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट्स बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना पूरा का पूरा, कौन सा? ये वाला जो स्ट्रक्चर पूरा पूरा बना है आपका पोलन ट्यूब के साथ में, ये बाहर वाली लेयर क्या होगी अपनी? एक्साइन। अंदर वाली जो लेयर है वो कौन सी थी? इंटाइन, जो कि किसकी फॉर्म में बाहर आ चुकी है? पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ चुकी है। और यहाँ पर क्या है अपने? मेल गैमीट्स। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यही हमारा है मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। तो ध्यान रखिए, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमीटोफाइट था 2 सेल वाला, जिसमें एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, यानी कि ट्यूब सेल। और मैच्योर मेल गैमीटोफाइट में हमारे क्या आ जाते हैं? पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट आ जाते हैं। गैमीटोफाइट का मतलब ये जिसके अंदर गैमीट हो। तो गैमीट जब तक नहीं होंगे तब तक गैमीटोफाइट वो नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि हम पोलन ग्रेन को, जैसे यहाँ पोलन ग्रेन पूरा डेवलप हो गया, यहाँ पे इसको मैच्योर मेल गैमीटोफाइट बोल रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट, उस पोलन को कह सकते हैं नॉर्मल, जिसमें 2 सेल थी, या बोलेंगे स्टार्टिंग में जो नया नया बना था, हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट दी फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। जबकि यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हमारा है मैच्योर मेल गैमीटोफाइट विथ 2 मेल गैमीट्स। तो ये था हमारा पूरा पूरा टॉपिक हमने पढ़ा इसके अंदर। ये पूरा पूरा इस टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में PDF आपको मिल जाएगी।
फिर वैसे तो यहाँ से बन सकते हैं नोट्स आपके, लेकिन अगर फिर भी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने ये नेक्स्ट दिख रहे होंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, देखें क्या आ सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।